नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, गुजराती का एग्जाम कल है एंड आई होप कि आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी होगी। आई एम हियर जस्ट कि मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूं। कल सेक्शन सी मैंने अपलोड कर लिया था। अभी कुछ कमेंट्स आए कि आपकी वॉइस का इशू है। मैं बस चेकआउट कर लेती हूँ क्या इशू हुआ है वॉइस का। तो अभी सेक्शन डी जो आपका रहता है उसमें मैं थोड़े से आपको कुछ क्लूज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहूँगी, सो दैट आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। सेक्शन डी आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जैसे आपके पास पहला आता है अहवाल लेखन। अब इसमें देखिए ये सारे के सारे जो राइटिंग सेक्शन जैसे हम इंग्लिश में करते हैं वो आपको आइडिया है ही। अब राइटिंग सेक्शन में आपकी गुजराती के अंदर आपकी मात्राएं, ठीक है, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ही आपको मार्क्स मिलते भी और कटते भी हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको ये देखना कि आपको ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है चीज़ों का। आज कोई भी बोर्ड के टीचर होंगे, ओके, दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि आपका पूरा जो रीड करेंगे, निबंध हो गया या कुछ भी हो गया वो रीड करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उनके पास टाइम होता है। तो आप ऐसे क्या क्या चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे टीचर का एक ध्यान जाए और आपको वहाँ पे मार्क्स जो है वो मिल जाए। तो जैसे कि सबसे पहले टॉपिक मैंने उठाया है अहिवाल लेखन में। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो पहले तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं हम लोग। अहिवाल लेखन में विषय ने बराबर समझी लेवो, ठीक है। तो अच्छे से जो टॉपिक आपको दिया हुआ है अच्छे से समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है हमसे। फिर आता है कि अहवाल लेखन में शक्य होए तो ત્યાં સુધી तारीख समय, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की है ना इंग्लिश में, बस वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद डेट अच्छे से लिखो। टाइम अगर आपको प्रिसाइसली लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेस आप लिखिए, वो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि मेन ध्यान इन्हीं चीज़ों पे चला जाता है। ओके। फिर आता है कि जो भाषा है, जो आप लैंग्वेज लिखेंगे, बहुत ज़्यादा उटपटांग की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। सादी लैंग्वेज लिखनी है, उनको मीनिंग पता चलना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ओके, ज़बरदस्ती के ऐसे कुछ वर्ड्स उसके अंदर इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है जिनकी मात्राओं में आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो या जो उसके ग्रामर में आपको कॉन्फिडेंस ना हो। शक्य लगे त्या नाना फकरा रूपे पैराग्राफ, ठीक है। ऐसा लगता है कि भाई हमें पैराग्राफ वाइज में जाना है तो आप पैराग्राफ जा सकते हैं, 2 पैराग्राफ में बना दीजिए, कोई इशू नहीं बनता है इसके अंदर। शब्दों परिचित छता टूका प्रोजवा જોઈએ। अब अगर जो वर्ड्स है ना, ठीक है, ऐसा हो तो छोटे छोटे से वर्ड्स आप यूज़ कीजिए। जैसे मैंने कहा ना, देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, सारे के सारे थॉट्स आपके एग्जामिनर को तो पता नहीं है ना, वो आपको ही पता है। तो आप उन थॉट्स में से वही थॉट चूज कीजिए जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे कोई मेरा मात्रा मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इसके मीनिंग मुझे पता है। आप वही लिखिए। आपको मार्क्स हाईली क्वालिफाइड वोकेब यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मिलेंगे, तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक। फिर स्टेटमेंट्स को रिपीट मत कीजिए बार बार, ठीक है, जितना हो एक सिंगल स्टेटमेंट, ओके। रिपीटेशंस कम होने चाहिए उसके अंदर। विषयनी रजूआत में चौकसाई रखवी, ठीक है। आप क्या विषय पे बात कर रहे हैं जो भी है, तो टाइटल जो आप देंगे ना वो इट शुड बी लाइक, शीर्षक जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ओके। एंड ऐसे लिखना है कि जो आपका वो रीड कर रहा है ना उनको मज़ा आए, ओके। जैसे हम कैसे कोई फिल्म देखते हैं क्या, या हम कोई स्पीच सुनते हैं, तो कोई कोई ऐसे स्पीच बोलने वाले होते हैं जब वो बोलते हैं ना मज़ा आता है कि हाँ बस सुनते ही जाओ, कुछ ऐसे 2 मिनट में पक जाते हैं कि अब हमसे नहीं सहन होगा। तो आपका जो लिखने का तरीका है वो भी ऐसा होना चाहिए कि कैचिंग वाला होना चाहिए, ठीक है, कि आप ऐसे लिखें ना कि जो रीडर है वो अच्छा आगे क्या हो रहा है और अच्छे से रीड करें। तो ये सब चीज़ें आपको, चीज़ों को ध्यान देना, ये सब चीज़ आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब अहवाल लेखन में ये वाले जो मैंने आपको दिए हैं ना, ये बोर्ड में पहले से पूछे गए टॉपिक्स हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जैसे कि તમારી શાળામાં રાષ્ટ્રીય पर्व 26 जनवरी उजवरी अंगेनो अहवाल रखो, ठीक है। 26 जनवरी को जो भी सेलिब्रेशन होता है उसके लिए आपको रिपोर्टेड्स भी लिखनी है। अब अगेन यहाँ पे अहवाल लेखन में हम वो चीज़ लिखते हैं जो बीत गई है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो भी प्रेजेंट करेंगे वो पास्ट टेंस के हिसाब से, भूतकाल को दिमाग में रख के करना, प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है, ओके, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे सेकंड है તમારી શાળામાં एसएससी ना विद्यार्थियों ने विदाई આપવા, ठीक है। अब मैंने आपको इसके अंदर शायद दिया है, वो मैंने 12th का दिया हुआ है, तो फेयरवेल जो स्कूल वाले देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है। તમારી શાળામાં वृक्षारोपण, ये ट्रीज प्लांटेशन के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब वन महोत्सव आता है, ट्रीज प्लांटेशन आता है, ये सब है, ठीक है। ब्लड ग्रुप कैंपेन रखे जाते हैं स्कूल्स के अंदर, उसका आएगा। तो लेकिन स्वच्छ भारत आ गया, ठीक है, उसका आएगा। विज्ञान का एग्जीबिशन आपको पता है गुजरात बोर्ड में होते ही रहते हैं, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल आपको देखने को मिलते हैं आपके स्कूल्स के अंदर,
ये सारी एक्टिविटीज़ होते ही हैं, बस उन्हीं एक्टिविटीज़ में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो अब जैसे कि थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, देखिए मैं कंप्लीट रीड नहीं करूँगी, ओके, आई एम नॉट प्रो इन गुजराती, मैं पहले से आपको रिमार्क कर दूँगी, कोई कमेंट नहीं करेगा फिर मेरे को कोई। चलिए, તમારી શાળામાં યોજાયેલ शिक्षक दिन ની उजवरीનો अहवाल लखो, ठीक है, दैट मीन्स कि टीचर्स डे का हमको रिपोर्टेज भी लिखना है। अब यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है स्कूल का नाम, ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल का नाम है, आप इसके अंदर अपना डेट भी लिख सकते हैं, टाइम इसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, जनरली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसमें हम टाइम मेंशन कर दें, इसमें तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, तो वो टॉपिक टू टॉपिक आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि हमें हमारी शाळाમાં 5મી सप्टेम्बर शिक्षक दिन निमित्ते स्वासन दिन नी उजवरी करी, ठीक है, तो जिस तरीके से आपको वहाँ पे आप अपने स्कूल के उस डे को याद कीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा। 5 सितंबर को हम करते हैं, तो 5મી सप्टेम्बर એટલે આપણા राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्णन जन्म दिवस वो मनाते हैं, ठीक है। अब आपने स्पीचेस भी बहुत सारी दी, बचपन से लेकर देते हुए आए हो, सुनते हुए आए हो, बस वही चीज़ लिखनी है यहाँ पे। पूर्व आयोजन અને પૂર્વ તાલીમ પ્રમાણે 18 विद्यार्थी भाई बहनों ने शाળાનો वहीवट संभाली લીધો, ठीक है, तो 18 बच्चों ने, लड़के और लड़कियों ने वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया था और पूरा जो सेलिब्रेशन था वो ऑर्गेनाइज किया था। ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થી ધવલે આચાર્ય તરીકેની જવાબદારી લીધી। બીજા 10 वर्ग शिक्षकों, ठीक है, 3 अन्य शिक्षकों, तो 12th के जो स्टूडेंट्स थे वो प्रिंसिपल बने, ठीक है, 10वीं कक्षा के जो बच्चे थे वो टीचर्स बने ना, वर्ग शिक्षक वो आ गया, नॉर्मल शिक्षक आ गया, ओके, ग्रंथपाल आ गए, बे क्लार्क ने बे पट्टावाला, ठीक है, इस तरीके से 10th और 12th वाले बच्चों ने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया और वो टीचर का कोई ना कोई कैरेक्टर जो है उन्होंने निभाया। बात समझ में किस कैसे करना, पूरा रीड करने की तो जरूरत है नहीं मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आपको देखो यहाँ पे 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, आप 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आप अपने हिसाब से आपको कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है वो टॉपिक के ऊपर और आपके समझ और सूझ के ऊपर रहता है। तो दिस इज द वे आप अहवाल लेखन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ कि आपको बेसिकली यहाँ पे ये आपको ध्यान देना कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, है ना, जहाँ मार्क्स कट रहे हैं उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे वो पकड़ना है और वो गलतियाँ बोर्ड में नहीं करके आनी है, दैट्स इट, इतना ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा स्लो तरीके से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा हो तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके रीड कीजिए। देखो बेटा, एक चीज़ समझ लीजिए, गुजराती हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना उसमें आपका रीडिंग बहुत मैटर करता है। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे चीज़ों को उतना आपकी वोकेबलरी क्लियर होगी, उतना आपकी मात्राएं क्लियर होंगी, उतना ही आपको पता चलेगा कि हम कंटेंट में क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर, यू ऑल्सो नो कि ये सारे के सारे लाइक अनसीन होते हैं, नो वन कैन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट कंपल्सरी नहीं कि वो का वो आई। तो इसके लिए ना ये मैं दे रही हूँ, आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो तो उसमें रीड करो, ओके, हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द थिंग्स, तो आप क्लियर रहोगे क्या करना है। डन। अब जैसे कि यहाँ पे आया, તમારી સંસ્થામાં રેડક્રોસ સાથે મળીને યોજાયેલ रक्तदान, ठीक है, रक्तदान शिविर जो होता है, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, ये कुछ वैसे कॉमन टॉपिक ही आते ही हैं, तो आप इन्हीं को ही कर लोगे तो आपको आइडिया तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें डेट मेंशन करना ज़रूरी था, तो देखो डेट भी मेंशन किया गया है, टाइम भी मेंशन किया गया है, ओके, क्लियर हुआ कि किस किस तरह मेंशन किया गया है। तो अब आपको पता है, अब देखो जैसे कभी ब्लड कैंप होता है ना, तो स्कूल तो आयोजित नहीं कर सकता ना, वो कोई ना कोई संस्था के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, कोई ना कोई संस्था, नहीं हो तो सिविल हॉस्पिटल, ऐसी कोई संस्था का नाम लिख दीजिए आप उसके अंदर कि उनके डॉक्टर्स आए थे ना, हम तो नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर्स ही ले पाएंगे ब्लड वगैरह, ठीक है, तो उनके डॉक्टर्स के बारे में बता दीजिए। फिर आप ये बताइए कि भैया उम्र, वजन कितना है, ठीक है, कोई रोग वगैरह है नहीं है, ओके, 3 महीने पहले कभी रक्तदान किया था, ये सब चीज़ें रक्तदान में पूछी जाती हैं, ठीक है, कि आपका वजन कितना है, हर एक चीज़, ठीक है, उसके लाइक 3-3 महीने का आप फ्रिक्वेंटली यू कांट गिव डोनेट द ब्लड, ठीक है, तो इसके लिए आपको भाई 3 महीने पहले आपने दिया था तो अब शायद लेंगे या उससे कम में नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो ब्लड डोनेशन कैंप में पूछे जाते हैं थ्रू द डॉक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, तो बच्चे तो होंगे नहीं, तो एक है कि भैया 10th या 11th-12th वाले बच्चे होंगे, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे बच्चे नहीं, मैं समझो 80 जितने बच्चे आप ले लो, ठीक है, टीचर्स ले लो, पेरेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, आप वाली हो मतलब पेरेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
ये नोटिस ध्यान देना। દરેક તંદુરસ્ત વ્યક્તિ દર 3 માસે 25 मिलीलीटर જેટલું रक्तदान કરી શકે છે। ठीक है, हर 3 महीने में 250 मिलीलीटर जितना आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं और कोई आपको बीमारी नहीं है तो। अब जैसे नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है स्पोर्ट्स डे। ठीक है, तो योजाएल रमोत्सवनो अहवाल। अब एक और चीज़ बताऊं, जैसे अभी कुंभ मेला चला था ना ये, तो शायद चांसेस आर देयर कि आपको कुंभ के बारे में पूछा जाए, अगर गुजराती में नहीं तो शायद हिंदी में तो पूछा जाएगा, बिकॉज हिंदी लिखना थोड़ा आसान होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच आपको कुंभ के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, कि आप गए होंगे वहाँ पर, आपने क्या देखा था। सो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी थोड़े बहुत चीज़ें आ जाती हैं। सो अब इन्होंने जैसे बोला है कि તમારી શાળામાં યોજાયેલ ખેલકૂદ महाकुंभ रमोत्सव पर आश्रय एक, ठीक है, 100 जितने शब्दों के बारे में अहवाल लिखो। ये मार्च 13 और 16 में पूछा गया था। ठीक है, 2013 और 14 में। अगेन अब देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एक दिन में तो ख़त्म होती नहीं है। ठीक है, बट वैसे इतनी सारी गेम्स होती हैं। और आपको पता है कि गुजरात बोर्ड जो होता है, मतलब गुजरात के अंदर पूरा वो क्या बोलते हैं, महाकुंभ जैसा ही होता है ना, कुछ ऐसा आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिसमें सारे स्कूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो 1-2 दिन में तो ख़त्म होगा नहीं, तो आप 2-3 दिन की डेट डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सुबह कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे ख़त्म होता है, कौन से स्टैंडर्ड्स उसमें लिए जाते हैं, कौन कौन सी गेम्स उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है ना, जैसे कि 400 मीटर रैली या जो भी है, शॉर्ट पुट्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप। ठीक है, तो इस तरीके से है। आपके स्कूल से कितने विद्यार्थी जो है वो ज्वाइन हुए थे, या टोटल कितने विद्यार्थी वहाँ पे आए थे। ठीक है, मैदान के बारे में थोड़ा सा बता दो, कैसे कैसे ग्रुप्स बनाए थे। तो ये सब चीज़ आप इसके अंदर लिख सकते हो। ओके, देखो एग्जाम्पल्स आया ना, लांबो कूद को, ऊंचो कूद को। ठीक है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, कबड्डी आ गया है ना, साइकिलिंग आ जाती है, नींबू चम्मच का खेल आता है, खो खो का खेल आ जाता है, बहुत सारे खेल हैं। ठीक है, तो आप इनमें लिख सकते हैं इसके अंदर। आप ये भी बता सकते हैं कि भाई पहले दिन पे 5 to 8 स्टैंडर्ड गए थे, नेक्स्ट डे पे 9 to 12 स्टैंडर्ड गए थे, जैसे भी। ठीक है, जैसे भी आपको बताना है आप उसमें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। डन। आई होप आई एम क्लियर टू यू कि आपको लिखना किस तरीके से है। ठीक है, फिर अगेन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का भी आता ही है। ठीक है, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, टीचर्स डे हो गया, ये कुछ सेलिब्रेशन स्कूल में करते हैं, तो उसका आपको आ सकता है उसके अंदर। तो अपने स्कूल में जो भी किया उसको लिख दीजिए। स्वच्छता अभियान, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि क्लीनिनेस ज़रूरी है, तो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब उसमें जैसे हमारी संस्था जय अंबे द्वारा हमारा गाँव में स्वच्छता अभियान શરૂ કરવાનું આયોજન કર્યું। અમારી સંસ્થાના 10-15 કાર્યકર્તાઓએ ગામની સ્વચ્છ બનાવવાની ને રાખવાની ઝુંબેશ शुरू करी। ठीक है, इसका मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले लिया। લોકોમાં સ્વચ્છતાની ભાવનાનો વિકાસ થાય માટે ત્રણ ટુકડીઓએ બનાવી, मतलब कि 3-3 का ग्रुप बनाया। 2-3 टुकड़ियों में गाँव में रास्ता स्वच्छ कराया। ठीक है, तो वो जो ग्रुप जा के रास्ते पे झाड़ू मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो लोग जब देखेंगे कि क्लीनेस होता है तो बट ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आज अगर हमारे घर पे भी काम वाली पोता करके जाती है ना, तो मम्मी नीचे पाँव नहीं देती है, गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे सामने हम देखेंगे कि सड़क पे झाड़ू मारा जा रहा है, तो फिर हम कचरा फेंकने की हमारी हिम्मत नहीं होगी। तो ऐसे करते करते ऑटोमेटिकली क्लीननेस का जो कीड़ा है वो सबके दिमाग में बैठ जाएगा, सबको पता चलेगा डस्टबिन में करना है, ये करना है। तो थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैं इसको भी ऐसे ही पॉज करके रखती हूँ, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले जाए। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अगेन रीडिंग इज मस्ट। नेक्स्ट, તમારી શાળામાં વૃક્ષારોપણ। ठीक है, ये आएगा, देखो वृक्षारोपण आ गया, या इसी कोई टॉपिक में ले सकते हैं। वृक्षो जीवता जागता देव छे। ठीक है, जीते जागते वो भगवान ही हैं जो हमारे वृक्ष होते हैं। ओके, उसके अलावा जो हम लोग जून में मनाते हैं वन महोत्सव, उसके लिए भी ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अगेन आप तारीख वगैरह अपने हिसाब से अच्छे से मेंशन कीजिएगा। ठीक है, क्या क्या कार्यक्रम जो था वो स्कूल में आयोजित किया गया था, कितने बजे। ऑलमोस्ट गुजरात बोर्ड में सुबह 8 बजे के आसपास कोई प्रोग्राम शुरू हो ही जाता है। ठीक है, कार्यक्रम कैसे स्टार्ट हुआ था, उसकी विधि क्या थी, प्रिंसिपल ने क्या बोला। ठीक है, कितने वृक्ष थे, बच्चों को बोला था वृक्ष लाने के लिए, छोटे छोटे होता है ना सीडलिंग्स लाने हैं, क्या है, तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर कीजिए। अगर कोई मेहमान को बुलाया गया, मतलब चीफ गेस्ट को बुलाया गया है, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। So again, this is up to your creativity and your knowledge.
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग विचार विस्तार, सॉरी, ठीक है, विचार विस्तार लेखन। अब देखो विचार विस्तार के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम तो काव्य पंक्ति के गत वाक्य होए तेने ध्यान दी वाँचू, ठीक है, आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। लगे तो 2 से 3 बार रीड करो, उसको समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। विचार विस्तार लगता पहला आपेल पंक्तियों न सामान्य अर्थ रजू करो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपको जो भी लिखा है ना, पहले उसका नॉर्मल मीनिंग क्या बनता है वो लिख दो, तो सामान्य। फिर आता है सामान्य अर्थ आपी, ठीक है, समझूती। अब उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देकर थोड़ा डिटेल में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद क्या होता है, समझूती लगता शक्य होए त्या पैराग्राफ के उकित बंदबेस्ती आवी होए ते, ठीक है। तो अगर आपको पैराग्राफ में जाना है तो पैराग्राफ में भी जा सकते हो, इफ़ यू थिंक कि मुझे और इसको थोड़ा एलोबरेट करना है। विचार विस्तार माती, ठीक है, बोध उपदेश, मतलब उसके बाद आपको क्या सीखने को मिला है या आप दोनों लोगों को क्या सिखाना चाहते हो, कंक्लूजन वो बताना है। तो 3 चीज़ें आ गई, एक तो नॉर्मल समझाना है, फिर एग्जाम्पल के तो पूरा डिटेल करना है, फिर कंक्लूजन आना है। तो 3 चीज़ें जाने वाली है यहाँ पर, ठीक। अभी कुछ मैंने आपको दिए हुए हैं जो पिछले टाइम में पूछे गए थे इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं इसको रखती हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे अमने नाखो जिंदगी नी आगमा, अमे आगने पर फेरवी शू बागमा। चलो ना, अब इसका पहले पहले सामान्य अर्थ आया, ठीक है। सामान्य अर्थ क्या है, अमने जिंदगी नी मुश्किली रूपी आगमा नाक्षो तो ए आगने अमे लीला छम बागमा फेरी देशु। इसका मतलब कि अगर आप हमें ज़िंदगी की मुश्किलों में रख भी दोगे ना, फिर भी हम उस मुश्किलों में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ के उसको हम लोग, मतलब आग को हम लोग ना बाग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि बोलते हैं ना कि अब हमको मुश्किलों में धकेलोगे ना, फिर भी हम लोग जो है वो एक अच्छे फूल की तरह बन के खिलेंगे और हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। ये इसका नॉर्मल मीनिंग। अब इसके अंदर समझूती, ठीक है, इसमें आप क्या है, तो थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन करना है। जैसे हम रीड कर लेती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया जाएगा। અહીં કસોટીની વાત કરવામાં આવી છે। कसौटी मतलब कि जो आपसे एग्जाम ली जाती है, कौन सी एग्जाम, जो जिंदगी आपसे एग्जाम लेती है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। જીવનમાં ગમે તેટલી મુશ્કેલી આવે પણ તેની સામે ટકી રહેવાની વાત કરી છે, ठीक है। तो जिंदगी में कितनी मुश्किलें आए ना, कभी भी हार मत मानना, ठीक है। मुश्किलों का दौर जो है वो हमेशा चला जाता है। हाँ ये होता है कि मुश्किलों का दौर थोड़ा सा लंबा दिखता है और खुशियों का दौर ऐसा लगता है कि अभी तो खुशियाँ थी चली गई, और मुश्किलें बहुत लंबी दिखती हैं बट वो भी चली जाती हैं। जिंदगीમાં મુશ્કેલી रूपी આગને બાગમાં ખેલતા सुगंधित फूलों फेरवी देवानी बात करी है, ठीक है। इसका हमें ये बताया गया कि ज़िंदगी में जो मुश्किलें आएंगी, मतलब जो कांटों भरी ज़िंदगी है, उसको हम लोग फूलों में, ठीक है, फूलों में कन्वर्ट करके उसको बदल के हम अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा रास्ता जो है वो ढूंढ लेंगे। जीवन में तो देखो बेटा, दुख आते हैं, ठीक है, मुश्किलें आती है, ये आती रहती है। कोई भी किसी की भी जीवन जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, ठीक है, वो आता ही रहता है। यही तो मानव जीवन है। और यहीं पर ही हमें क्या रखना है, धीरज रखना है, पेशेंस, ठीक है, सहनशीलता रखनी है। और कभी भी अग्रेसिव हो गया, ये हो गया, आजकल के बच्चे आप लोग होते हो ना, थोड़ी भी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, ठीक है, गर्ज होकर भाग जाऊंगा, सुसाइड कर दूंगा, ये कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना। अभी तो आप एग्ज़ाम वाले जीवन में ही हो, तो इसके लिए आपको हैव पेशेंस, ठीक है, वो वक्त जो है वो चला जाता है। बागમાં खिलता सुगंधित फूलों जेम पोतानी सुवास, ठीक है। जैसे एक गार्डन में जो फूल होते हैं वो कैसे अपनी खुशबू को पूरे उसमें फैलाते हैं, और जब भी कोई वहाँ पे जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वाह, मज़ा आ जाता है। उसी तरीके से वो फूल खिला तो ऐसे तो नहीं खिला होगा, ठीक है, उसने भी कितनी मुश्किलें झेली होंगी, वो ज़मीन से बाहर निकलना, वो कांटों के बीच में, आपको पता है गुलाब कांटों के बीच में होता है, ठीक है, वो कांटों के बीच में भी जो है वो खिल रहा है। कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। तो हर अच्छी चीज़ जो होती है ना वो हमेशा बुरे वक्त से ही होके निकलती है। इस तरीके से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। ओके, आप समझ लीजिए क्या है इसके अंदर। और फिर नीचे आपका आएगा उपदेश। ओके, तो उपदेश क्या आया, जीवन में सहन शक्ति रखनी चाहिए। दूसरा मुश्किलियों डर, ठीक है, मुश्किलियाँ मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे जो है वो डरना नहीं चाहिए, मतलब हिम्मत से सामना करना है, ठीक है। ओके, जैसे दूसरा है आज करशु काल करशु, ठीक है, लंबा वो नहीं धारा विचार करता विधनो,
वचमा आवे आराम, ठीक है। अरे आज नहीं, चलो कल करते, कल नहीं परसों करते, ऐसे करते 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 दिन बीतते जाएंगे। आपका 10th का वही हुआ ना, चलो ना अभी तो पूरा साल है, आज नहीं चलो बाद में करते हैं। ऐसे करते करते फर्स्ट टर्म निकल गया, ऐसे करते करते दिवाली निकल गई, ऐसे करते करते दिसंबर निकल गया, हुआ ना, ठीक है। और फिर जब आपको हॉल टिकट हाथ में आई तब पता चला अरे अभी तो दिन बहुत कम है, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। तो आज करेंगे कल करेंगे ऐसा नहीं करना होता है। तो इसमें सामान्य अर्थ आपको वही बोल रहा है, कोई पर काम आजे करीशू, ठीक है, आजे नहीं थाए तो काले करीशू, ही दिवसों लंबावा नहीं, ठीक है। इस तरीके से दिनों को जो है वो खींचने की जरूरत, मतलब खींचते नहीं कभी भी। विचार करता वचमा अनेक मुश्किलों आवे छे, ठीक है। अब बेसिकली जब आप काम करते हो ना तो उसमें तकलीफें तो आती हैं, अच्छा ठीक है ना, चलो कल कर लेते हैं, ठीक है। आप आज आप पढ़ने को बैठ गए, आपको याद आ रहा है मेरी फ्रेंड का बर्थडे है अभी, वो तो देन यू हैव टू मैनेज द टाइम कि चलो ये तो फिर भी आएगी, स्टडी वापस नहीं आएगी। तो दिस वे आपको ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब समझौती में वही है, कोई पर काम करवू होए तो ते बीजा दिवस पर मूलबत्ती रखू नहीं, ठीक है। आज का काम आज ही खत्म कर लेने का, आज करे सो अब करे सो कब, ठीक है। वो कबीर जी की वाणी है ना, सब कुछ उस पर ध्यान देना। ओके, लावरी ने तेना बच्चानी वार्ता पर आपरे जानिए जानिए છીએ કે ખેતરમાં જાણે ખેડૂત કહ્યું કે કાલે કોઈ મજદૂર ન મરે तो आपरे जाते खेतर खेरीसू। आ सांभरी, ठीक है। अब इन्होंने ये कहानी के थ्रू पूरा बताया हुआ है, तो आप कहानी के थ्रू भी इसके अंदर बता सकते हैं कि आप कहानी में क्या समझते हैं। ओके, तो देखो हमेशा ना ये मत सोचना कि चलो अभी तो क्या ही है, अपॉर्चुनिटी आएगी तब करेंगे ही नहीं, बिकॉज यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी कब आएगी, ठीक है। यू नेवर नो कि वो दिन कब आएगा जब आपको एक्चुअली सक्सेस मिलेगी या क्या। तो उसके लिए आपको पहले से ही काम करना पड़ता है। आप तो टालते रहोगे ना, ठीक है। आज अगर एक खेरूत है वो बोलेगी ठीक है ना कल बीज डालता हूँ, अभी तो बारिश में बहुत टाइम है, कल बीज डालता हूँ, ऐसे करते करते टाइम बीतता गया, वो उसने सीड्स नहीं डाले और बारिश आ गई, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गएगा, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आई चली गई, पर उसके पहले उसने मेहनत की नहीं सीड्स को अंदर डाल के उसको जर्मिनेट करवाने की। तो द पॉइंट इज दैट यहाँ पर कि जो भी करो, जिस जो करने का समय जब निर्धारित किया है उसी टाइम पे खत्म कर दो उसको। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। मैंने आपको पॉज करके रखा हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। तो इसमें अपने को क्या सीखने को मिलता है, समय मूल्य साचू, ठीक है। टाइम इज ऑलवेज लाइक, टाइम जो है ना बेटा वो ऐसा ना रेत की तरह होता है, जैसे रेत हाथ से फिसलती जाती है ना, ठीक है। तो टाइम फिसलता जाता है ना, तो वो वापस घड़ी जो है वो वापस वो दिन नहीं आ सकता है, ठीक है। वो चीज़ याद रखना। जीवन में काम ने महत्व आपी तेने पूर्ण करता सीखવું, ठीक है। तो काम को इम्पोर्टेंस देकर उसको ख़त्म करना हमेशा सीखना, वरना एंड में क्या होता है आपको कुछ मिलता है असाइनमेंट वगैरह, कल 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 करके फिर आप एंड के दिन में जब असाइनमेंट आपको चेक करना होता है तो आप रातों रात बैठ के काम करते हो, और फिर तब घर पे ही पता चलता है कि अरे टीचर तो कितनी निर्दयी है, नहीं बेचारे बच्चों को इतना सारा काम दे दिया, बट टीचर ने काम दिया होगा 15 दिन पहले, बच्चे ने किया होगा 14वें दिन, ठीक है। तो वो पॉइंट लगाती है। ओके, तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। आव नहीं आदर नहीं नहीं नयनमा ने ते घर कदी न जाइए भले कंचन वर्ष से मैं, ये हमें कबीर जी ने शायद उन्हीं का ही दोहा है, उन्होंने बताया था, ठीक है। वो ये है कि अगर आपको किसी भी जगह पे आपको इज्जत नहीं मिल रही है, ठीक है, उनकी आंखों में आपके लिए मान सम्मान नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर भले वो आपके पास सोना ही क्यों ना बरसाएं, कंचन मतलब कि सोना, ठीक है, वो आपके पास सोना ही क्यों ना बरसाएं, पर आपको उस घर में नहीं जाना चाहिए। तो सामान्य अर्थ पहले सके, जहाँ आपने जवाथी मन ना मरे, ठीक है, जहाँ पे हमें मज़ा नहीं आए, ठीक है। आपन ने जोता जेनी आंखों में स्नेह, मैंने कहा ना जो आपको आपको देखकर अगर उनकी आंखों में प्यार नहीं आ रहा है, भले सोना ना बरसात पड़तो है, ठीक है, पर वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। अब इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर एक्सप्लेनेशन समझूती वो आपकी क्रिएटिविटी पर आपको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कहानी के थ्रू करते हैं, फैक्ट्स के थ्रू करते हैं, इट्स अप टू यू। डन। तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे अल्प विराम करती हूँ, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, मैंने पॉज किया हुआ यहाँ पर, अच्छे से रीड करना इन सब चीज़ों को, ठीक है। देखो अभी आप अगर देख पा रहे हो ना किस तरीके से ना यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, तो दिस इज द क्रिएटिविटी, वो आप पे डिपेंड करता है। आई कांट टीच यू दिस वन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पर हैं कि आप कोई प्रोवर्ब लिख दो इसके अंदर, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ लिख दो जो मतलब वो पूरे पैराग्राफ को
रीड करने की ज़रूरत ही नहीं, वो एक क्या बोलते हैं, मुहावरे और इन सब से आपका काम बन जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें में आपका नॉलेज डीप होना चाहिए। ये शायद लास्ट ईयर आया था। दुखी ना दुखनी मातो सुखी ना समझी सके, सुखी जो समझे पूरु तो दुख न विश्वमा टके। ठीक है, तो जो दुखी इंसान होता है ना, दुख की बातें जो हैं, ठीक है, दुखी इंसान की बातें जो है वो कभी सुखी इंसान समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जोन में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि दुख होता ही क्या है। जो सुखी समझी सके, अगर कोई सुखी इंसान वो चीज़ समझ जाता है तो फिर दुनिया में कभी कोई दुख रहेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि दुख बांटने वाला इंसान आ जाएगा तो दुख रहेगा ही नहीं। पर सुखी इंसान दुखी इंसान को भी समझ नहीं सकता है, तो उस पर ही आपको पूरा समझौते लिखना है। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। तो जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं बेटा। ओके, दुखी व्यक्ति ने हिम्मत आपवी जोइए। हमारा ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, जो इंसान दुखी होता है ना उससे हम लोग दूरी बना लेते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसका सूरज नीचे गिरा, ठीक है, लोगों ने वो गाली दी, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए, निबंध तो खैर आपको आते ही लिखना, बट ये कुछ मैंने दिए हुए हैं जो बोर्ड में ये कुछ निबंध अभी तक पूछे गए हैं। ओके, मारा प्रिय महात्मा गांधी जी, લોકો उत्सव प्रिय હોય છે, ठीक है, મને શું થવું ગમે, क्या बनना चाहते हो। ओके, मातृ प्रेम वो आ सकता है। ठीक है, मातृभाषा उसके ऊपर आ सकता है। प्रार्थनानु महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है प्रेयर का। ठीक है, न जो ये परीक्षा हो, ये आपको आज तो तुम तो मतलब पूरी सप्लीमेंट ही भर के आओगे नहीं। सो प्रकृति नु रुद्र रूप, जैसे वो आता है नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, वो आता है। ठीक है, દીકરી ઘરની દીવરી, ठीक है, पुस्तकों ने मैत्री, फ्रेंडशिप्स ऑफ बुक्स। सो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक। फिर बात करते हैं हम लोग वार्ता लेखन। ठीक है, अब वार्ता लेखन के लिए अगेन ये आपको खुद डिटेल में सब चीज़ें लिखनी होती है वार्ता लेखन में। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि વાર્તામાં આપેલા मुद्दाओं ने 2-3 वक्त ध्यानपूर्वक वांची लो। ठीक है, तो अच्छे से उसको आप रीड कर लो क्या बोल रहे हैं वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा ऐसा है और आपको कुछ पॉइंट्स आती है ना, हमेशा ये डी सेक्शन में एक चीज़ याद करना, आपको कभी भी टॉपिक को देकर कुछ पॉइंट्स याद आया ना, तो पेज के पीछे, रफ पेज मतलब पीछे की तरफ जो है ना, वहाँ पे सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना। क्या होता है ना, फिर हम लोग हम इतने ज़्यादा तेजस्वी लोग हैं ना कि हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं, तो उसमें से एक दो तो याद रहते हैं, बाकी सारे थॉट्स जो है दिमाग से चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर आता है अरे यार अभी तो सोच रहे थे, क्या हो गया, याद ही नहीं आ रहा, तो वो याद आता भी नहीं है। तो जैसे ही जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है ना रिगार्डिंग ऑल दिस सेक्शन डी और जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, ऑलवेज राइट दोज वर्ड्स। ठीक है, वो टॉपिक, वो कीवर्ड्स लिख दो, ताकि आपको वो निबंध लिखना हो या कुछ लिखना हो तो आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, आपको कोई डिफिकल्टी ना महसूस हो, क्योंकि वो टॉपिक्स देख कर आपको पूरा दिमाग जो है वो फिर काम करेगा। ये आपके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है एंड वे है आपकी चीज़ों को जर्नलाइज करना, उनको लिखना। तो वही है यहाँ पे। ठीक है, तो वार्ता माटेना महत्वना मुद्दाओं ने रफ काम, ठीक है, रफ का मतलब कि रफ नोटबुक या पीछे पेज के ऊपर अच्छे से लिख लो। मुद्दाओना संदर्भ मौलिक तेमज कल्पना सृष्टि द्वारा वार्ता ने समय, कार तेमज प्रसंग आधारित विस्तार आपो। ठीक है, तो अभी मुद्दे के हिसाब से आप देखो, कल्पना करो। ठीक है, वो फिक्शन स्टोरी है या कोई रियल फैक्ट है तो कुछ समय कब हुआ था, ठीक है, टाइम वगैरह लिख सकते हो, प्रसंग लिख सकते हो उसके अंदर। वार्तानी भाषा, भाषा हमें सरल रखने की, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध और सीधी सीधी भाषा। ठीक है, जहाँ पे जो भी रीड कर रहा है तो उनको समझ में भी आए कि क्या है, मीनिंग क्या लिख रहा हो आप उनका। वार्ता वहाँ नात्र सॉरी ठीक है, अगर आपको ऐसा हो ना तो कोई ना कोई आप वार्ता के अंदर कोई अपनी एक स्टोरी के थ्रू जो है वो चीज़ों को समझा सकते हो। ओके, पता है ये जो आपको सेक्शन डी बोला जाता है ना, तो ये नहीं दिखते कि क्या है एक्चुअली यहाँ पे है ना, जो एक टीचर है ना वो ये देखती है कि बच्चों की बुद्धि कितनी शार्प है। ठीक
ठीक है, वो कितना डीपली सोच सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। ये आपके ये जो भी टॉपिक्स आते हो जो आप लिखते हो ना, ये बेसिकली एक तरीका होता है हम टीचर्स का आपके अंदर की आत्मा को देखने का कि एक्चुअली आप हो कैसे। क्योंकि जो भी बच्चा ये लिखेगा, टॉपिक तो एक ही होता है, लिखने वाले कितने सारे बच्चे होते हैं और सब लोग अपना अपना अलग अलग चीज़ लिखते हैं सेम टॉपिक को लेके। दिस गिव्स यू द थॉट्स, ठीक है, ये थॉट्स पे आता है। ये पता चलता है कि बच्चा तेजस्वी है या ऐसे लाइटली ले रहा है, वो बच्चे का कैरेक्टर इन सब चीज़ों से पता चलता है। इसके लिए आपको इंग्लिश में, हिंदी में, सबके सारे राइटिंग सेक्शन इसके लिए तो आता है ताकि आपकी क्रिएटिविटी पता चले क्या है। ये सब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये इनका यूज़ बहुत करते हैं। चलिए, सो वार्ता में बिन जरूरी लेखन, ठीक है, फालतू की चीज़ें लिखना मत, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना, और ना ही खुद का और ना ही चेकर का, ठीक है। वार्ता सृष्टि रचवा माटे वार्ता वांचवानो, ठीक है, अच्छे से उसको फिर रीड करो, सांभरवानो तेमज योजाए अभ्यास जरूरी है, जैसे मैंने पहले ही बोला, ठीक है। सुनो, बोलो और रीड करो, जितना ज़्यादा ही प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेखननी भाषा व्याकरणनी दृष्टि शुद्ध होवी જોઈએ, बिल्कुल सिंपल क्लियर व्याकरण, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वे पात्र वात्र है, प्रसंग है, तो उनकी शीर्षक का अच्छे से आप बताओगे। वार्ताना लेखन बाद वार्ता ने एक बार ध्यान थी वांची लेजो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं संक्षेपीकरण। अब संक्षेपीकरण इसका मतलब कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उसका आपको शॉर्ट प्रिसाइज राइटिंग इसको हम बोलते हैं, वो करने का होता है। अब इसमें क्या होता है कि अच्छे से आपको पैराग्राफ तो रीड करना है इसमें, ठीक है। इसके अंदर कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिस पे राइटर ने एम्फेसिस किया हुआ है, उन की पॉइंट्स को ध्यान देना। यू डोंट हैव टू राइट दैट की पॉइंट्स, पहले बता दूं। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देना कि जो वहाँ पे वर्ड्स लिखे हो ना, आप वो वर्ड्स कॉपी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, अनटिल अनलेस फैक्ट्स की बात की गई हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप उनका सिनोनियम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सेम वर्ड्स कभी यूज़ मत करना, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, सो प्रथम आपेल गद्यखंड ध्यानपूर्वक वांची लो, पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। वाचवा छता न समझाए तो फिर से उसको रीड करो। गद्यखंड ना महत्व ना, ठीक है, भाव वर्ग मुद्दाओं ने रफ काम, ठीक है, उसके मैंने बोला की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, उसको लिख दो। उसके बाद संक्षेपी लेखन में मूल लेखक ना शब्दों ने उपयोग करवानी जरूर नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, उनके शब्दों का यूज मत करना, अपनी खुद की भाषा उसमें लिखनी होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नानी तेमज कोई छोटी मोटी बात है, ठीक है, जैसे लगता है कि यार इट कुड बी ओमिटेड, उसको ओमिट कर लेना, सब कुछ चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। મહત્વના મુદ્દાઓની छरावट करता उदाहरणों અને वाक्यों टूंकावी दे दो, ठीक है। अब इसमें देखो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, वो ओमिट कर देने के। इन्वर्टेड कॉमास में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, भाई इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, व्हाटएवर, उसको ओमिट कर लेने का, ठीक है। ये सब चीज़ें ओमिट कर ही देनी, उनमें तो ध्यान देने का ही नहीं। और जितना हो, ठीक है, जितना हो पहले आप उसको समझो, उसकी मीनिंग को समझो और उसको क्लियर कर दो। ये आपका जो है वो 5 से 6 सेंटेंसेस या 6 से 7 सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, फिनिश हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मेन मुद्दे की बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करनी होती है। इट्स लाइक समरी कि भाई क्या है, आज हम 10 पेज का चैप्टर है तो उसको हम लोग 2 पैराग्राफ में ख़त्म कर लेते हैं, है ना, रीड करके समरी। तो ये समरी जैसा ही है, तो वो मेन मुद्दों की बात करते हैं, पूरे की पूरी चीज़ों की बात नहीं करते वहाँ पे, तो बस वही चीज़ आपको वहाँ पे करनी है, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। और शीर्षक देना है आपको उसके अंदर, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, आइए रीड कर लेते हैं। एक अरीसा ऊपर जो कचरो અને दूर जमी गया होए तो तेमा आपरू प्रतिबिंब જોઈ શકાતું નથી, ठीक है। अरीसा इसका मतलब मिरर, ठीक है। तो अगर उस पर धूल मिट्टी जम जाती है तो हम अपना उसका इमेज हमारा नहीं देख पाते हैं। तेज रीते अज्ञान, ठीक है, अगर उसी तरीके से अगर हमारे बुद्धि पर, ठीक है, अज्ञानता और दुष्टता का मेल जम जाता है ना, तो अपना हृदय ना अरीसा, तो हमारे दिल का जो आईना है उसके ऊपर कचरा और धूल जम जाता है, ठीक है, तो हम सही चीज़ें नहीं देख सकते हैं। जेमा आपने आपरी जातनो ज सौप्रथम विचार करिए छिए, ओके, स्वार्थी बोल, फिर हम स्वार्थी हो जाते हैं, ठीक है, किसी और का भला नहीं सोचते हैं, किसी और का सोचते नहीं है, भाई मेरा भला हो रहा है, बात खत्म होगी दुनिया के बाहर में, ऐसे करके, ठीक है। जे हमें विचारे छे कि हूँ पहला खाई लईश, ठीक है, सबसे पहले मेरे को मिल जाना चाहिए, हूँ बीजाव करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, दूसरे लोग जो है वो मेरे पाँव की जूती है, ये सब अगर लोग सुनते हैं,
दैट मीन्स कि उनके अंदर जो वो घमंड का एक पर्दा आ गया, मतलब धूल, वो मिट्टी चढ़ गई है घमंड की, ठीक है। घमंड हो गया, अज्ञानता हो गया, ठीक है, इन सब के। तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। बीजाओं ने पहला ज मुक्ति मेरविश ते मनुष्य स्वार्थी छे, ठीक है। तो मनुष्य कैसा होता है, स्वार्थी होता है। जो निस्वार्थ मनुष्य होता है वो कैसा बोलता है, हूँ छेले करिश, मतलब कि पहले आप सब लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है, पहले आप काम कर लीजिए। तो वो लाइक सेल्फलेस इंसान होता है। हूँ स्वर्ग में जवानी दरकार राखतो नथी, ठीक है, मुझे कोई इच्छा नहीं है स्वर्ग में जाने की, मैं, मेरे लिए यही स्वर्ग है। वरी जो नरके जवा थी पर मारा भाइयों ने हूँ मदर रूप थई शकूँ तो हूँ नरके जवा पर तैयार छूँ। अगर भगवान मुझे नरक में भेजेंगे और अगर वहाँ पे मुझे मेरे भाइयों की मदद करनी होगी तो मैं नरक में जाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। इसको निस्वार्थ कहते हैं। तो अब इसके ऊपर आपको क्लियर होगा कि ये पूरा पैराग्राफ जो है वो स्वार्थ और निस्वार्थ के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो शीर्षक अपन लिख सकते हैं निस्वार्थ, ठीक है। अब इसमें देखो कैसा लिखा है, हृदय रूपी अरीसा ने, अब पूरा इन्होंने समराइज किया हुआ है, ठीक है। दिल जो है, हमारा मन जो है वो हमारे लिए एक आईना होता है, ठीक है। आपकी असली चेहरा आपका आपका मन आपको दिखाता है। तो हृदय रूपी अरीसा पर अज्ञान अने दुष्टारूपी दूर कचरो જામી ગયા છે, તેથી વ્યક્તિ પોતાના સ્વાર્થનો જ રાત દિવસ વિચાર કરે છે। સ્વાર્થી મનુષ્ય દરેક બાબતમાં પોતાની જાતને આગળ કરે છે, જાણે નિસ્વાર્થ जो होते हैं वे છેલ્લે રહેવામાં ગૌરવ અનુભવે છે। આવી નિસ્વાર્थ वृत्ति धर्मनी कसौटी છે, ठीक है। यही तो है कि आप निस्वार्थ रहें। डन, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ अच्छे से और आपको पॉइंट समझा पाऊँ, जैसे आप अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं आज के दिन में। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।